नमस्कार, मैं हूं अंशिता और आप देख रहे हैं टीवी लाइव। मेरे साथ हम यहाँ इस कार्यक्रम में हैं नज़र और नज़रिया। यहाँ पर आज बहुत बड़ी खबर पर हम यहाँ चर्चा करेंगे कि क्या एक बार फिर से जो सवाल खड़ा हो गया है कि क्या जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ की सरकारों को गिराने की तैयारी में फिर से बीजेपी लग गई है। ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि पहले झारखंड से खबर आती है कि चंपई सोरेन को अपने तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। चंपई सोरेन आप जानते ही हैं कि अभी जब हेमंत सोरेन जेल में रहे उस समय उनको सीएम बनाया गया था और जैसे ही हेमंत सोरेन बाहर आए उन्हें वो सीएम पद से हटा दिया गया और हेमंत सोरेन ने वापस से सत्ता संभाल ली। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो नाराज है, ऐसा कहा जा रहा है और इसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इससे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक में आप जानते ही हैं कि बीजेपी को अच्छी खासी पटखनी मिली थी जब चुनाव हुए थे। बीजेपी पूरा सोच कर चल रही थी कि वहां जीत मिलेगी, लेकिन कांग्रेस ने जो पे सीएम का जो मुद्दा था उसने ऐसी करवट जो उसका इतना अच्छा फायदा रहा कि वहां पर बाजी पलट गई और कांग्रेस सत्ता में आ गई। और तभी से बीजेपी इस कोशिश में लगी हुई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि वो इस कोशिश में लगी है कि कैसे भी वहां की सरकार गिर जाए और अब उसके लिए एक मुद्दा उठाकर लेकर आई है। और ऐसा एक जमीन घोटाले का मामला, कथित जमीन घोटाले के मामले में जो वहां के सीएम है सिद्धारमैया, उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है। और जो बड़ी बात है वो यहाँ ये है कि राज्यपाल जो हैं उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं बिना कैबिनेट की मंजूरी के। तो ऐसे में ये जो बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जो बीजेपी की नीति है कि जहां पर उसकी सरकार है वहां तो है ही, वहां वो अपनी मनमानी करती ही है, और जो दूसरे राज्य हैं जहां उसकी सरकार नहीं है वहां राज्यपाल के जरिए से कंट्रोल रखती है और किसी भी तरह से सरकार गिराने की कोशिश करती है। और उसके बाद जो करती है वो आप जानते ही हैं, महाराष्ट्र में भी हुआ था, उससे पहले जब देखा जाए तो एक बार मध्य प्रदेश में भी ऐसा कर चुकी है और लगातार इस तरह की कोशिशें कर चुकी है। तो आज नजर और नजरिया में हम इसी सवाल पर यहां चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी जो ये एकदम से जो मामला उठाया गया है इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या बीजेपी की मंशा है। तो इसके लिए हम यहां पर मेरे जो सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, हम पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमलेदु उपाध्याय जी हमारे इस कार्यक्रम में, और उसके अलावा डॉक्टर राकेश पाठक जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले राकेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जो खबर आ रही है कर्नाटक के सीएम को इस बार निशाना बनाया जा रहा है। एक बार पहले दिल्ली के सीएम, झारखंड के सीएम और अब ये तीसरे सीएम है। तो क्या है इसके पीछे का जो मंशा क्या है, मकसद क्या है आखिर बीजेपी का? बहुत बहुत शुक्रिया अंशिता जी। देखिए, मकसद तो बड़ा स्पष्ट है। मकसद एक है कि पूरे देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी राज करे जी। एक भी प्रदेश ऐसा न बचे जहां पर गैर भाजपा शासित कोई राज्य हो, सरकार हो जी। इसलिए वे कोशिश करते रहते हैं। हमने पिछले कुछ सालों में, 10 सालों में देखा है किस तरह महाराष्ट्र की सरकार गिराई गई जी। किस तरह मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कई ऐसे मौके हैं जहां पर बड़ा दल बदल करा के सरकारें बनाई और बिगाड़ी गई। बिगाड़ी तो कांग्रेस की गई है, बनाई खुद भारतीय जनता पार्टी की अपनी गई। बिल्कुल। यद्यपि एक दो ऐसे अवसर भी आए अंशिता जी। जहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकारें बहाल हुई। हरीश रावत की सरकार एक बार उत्तराखंड में बहाल हुई। अरुणाचल प्रदेश के मामले में भी बीजेपी को मात खानी पड़ी। लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो सफलताएं ऐसी हैं जिससे बीजेपी के हौसले बुलंद हो गए। उसका जो तथाकथित ऑपरेशन लोटस है, कायदे से वो ऑपरेशन कीचड़ होना चाहिए उसका नाम, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकारों को इस तरह गिराना कोई कमल जैसा काम तो नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि बीजेपी करती है इसलिए उसका नाम ऑपरेशन लोटस रख दिया जाता है जी। अब उनके सीने में कर्नाटक एक फांस की तरह चुभा हुआ है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने, पूरी पार्टी ने कर्नाटक में जिस तरह पहले एक बार जोड़ तोड़ करके कांग्रेस की सरकार गिराकर जनता दल जो वहां पर ये उनका है देवेगौड़ा वाला, उसे तोड़कर अपनी सरकार बना ली थी। उसके बाद चुनाव में कांग्रेस की वापसी हो गई। बिल्कुल। उस चुनाव में मोदी जी ने क्या कसर बाकी रखी? बिल्कुल।
हनुमान जी इसी की तुलना बजरंग दल से कर दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। यहां तक अपील की थी कि वोट डालने चाहे तो बजरंग बली का नारा लगाएं। जी। जनता ने नारा जरूर लगाया, लेकिन वोट बीजेपी के खिलाफ दे, बिल्कुल। वोट नहीं दिया। तो अब वो जो फांस चुभी हुई है, अमित शाह ने कहा हमारी सरकार नहीं आएगी तो दंगे होंगे, जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी सरकार नहीं आई तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, केंद्र की कृपा से वंचित होगा। इसके बावजूद कर्नाटक की सरकार ने बीजेपी को, कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को हरा दिया। तो अब वे किसी तरह से वहां फिर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। अब उन्होंने निशाने पर लिया है मुख्यमंत्री। अमलेंदु जी और विस्तार से इस पर बात करेंगे। हमारे देश में संविधान निर्माताओं ने इस तरह की व्यवस्था की थी कि कोई राज्यपाल या केंद्र सरकार राज्यों की चुनी हुई सरकारों को इस तरह विचलित न कर सके, उन्हें डिस्टर्ब न कर सके। इसलिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष सबके अलग अलग दायरे खिंचे हुए हैं, सबके अधिकार क्षेत्र। जी। अब अगर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है बिना कैबिनेट की मंजूरी के, तो समझ में आता है कि अब कर्नाटक की सरकार को डिस्टर्ब करने की पूरी तैयारी कर ली। हाँ बिल्कुल। अगर आप स्वाभाविक तौर पर, हाँ बिल्कुल, माफी चाहूंगी, आप बोलिए। जी जी, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर मुख्यमंत्री ये मुकदमे के घेरे में आ जाएगा तो जो अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ, जो हेमंत सोरेन के साथ हुआ, वही कर्नाटक के मुख्यमंत्री के साथ होगा। बीजेपी केंद्र में बैठी हुई सत्ता इतना भी सबक नहीं सीखती है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे तमाम मामलों में ईडी की कार्रवाई हो, सीबीआई की कार्रवाई हो, राजनीति से प्रेरित कार्रवाइयों के खिलाफ टिप्पणियां इतनी बार कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल, फिर भी सबक नहीं सीखते। हेमंत सोरेन को रिहा करते समय अदालतों ने क्या कहा है सोच लीजिए, सुन लीजिए। अभी मनीष सिसोदिया को रिहा करते समय कोर्ट ने क्या कहा है देख लीजिए। बिल्कुल। इसके बावजूद अपनी से क्लास लगाई थी। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मुझे लग रहा है अब ये उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। अब राज्य ईडी सीबीआई की बजाय राज्यपाल के जरिए मुकदमे की इजाजत, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। पहले तो मुख्यमंत्री को जेल भेज दो ताकि एक तो वो इस्तीफा देना पड़े उसे और दल बदल का मौका मिल जाए। हाँ, उससे नाराजगी होगी, कहीं ना कहीं असंतोष की बात निकल कर आएगी, जैसा कि झारखंड में हुआ है। पहले हेमंत सोरेन के हाथ, जब हेमंत सोरेन जेल गए तो चंपई सोरेन को सत्ता दी गई और उसके बाद जब वो वापस आए तो जैसा कि हुआ, उससे कहीं ना कहीं वो आहत हुए और उसका फायदा बीजेपी झारखंड में उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी जो सिद्धारमैया का इस पूरे मैटर पर जो बयान आया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, अपने दर्शकों को बता देती हूँ। तो कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा कथित MUDA घोटाले में मुकदमा चलाने की अनुमति देने पर सीएम सिद्धारमैया कहते हैं कि इस सरकार ने मेरे नेतृत्व को बर्दाश्त नहीं कर रही है, क्योंकि इस सरकार ने सभी गारंटी योजनाएं लागू की हैं। ये गारंटी योजनाएं देश के गरीब लोगों के लिए हैं, सभी समुदाय, सभी धर्म। इसलिए केंद्र सरकार सामाजिक न्याय, गरीब लोगों और हमारी गारंटी के खिलाफ है। ये साजिश केंद्र सरकार, भाजपा, JDS और कर्नाटक के स्थानीय नेताओं द्वारा की जा रही है। मैं इसके लिए अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ूंगा और ये राज्यपाल द्वारा दी गई एक अवैध मंजूरी है जो केंद्र सरकार की कठपुतली है। तो ये सिद्धारमैया का बयान इस पूरे मामले पर आया है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि उन्हें सिर्फ फंसाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि सरकार गिर जाए। तो अमलेंदु जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जो इन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं कैबिनेट की मंजूरी के बिना वाली जो बात निकल कर आ रही है बार बार, तो इसको भी हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि ऐसा क्या प्रोसेस होता है जिसकी वजह से, जिसका फॉलो नहीं किया गया है और जो है राज्यपाल की जो ये आदेश जो दिया है उन्होंने जांच का, वो सवालों में घिर गया है। थोड़ा सा बताइए। देखिए, कोई भी जब मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर शिकायत होती है या होता, तो एक तो पहले ये कि उस पर कोई एजेंसी का कोई मुकदमा दर्ज करे, चाहे केंद्र की एजेंसी हो चाहे लोकायुक्त हो, उनमें से कोई भी अगर उसको मुकदमा दर्ज होता है उसमें, उसके बाद वो स्वीकृति के लिए जाता है राज्यपाल के पास, तब उस पर राज्यपाल अपना कोई निर्णय देते हैं। वरना राज्यपाल को कैबिनेट की सलाह पर काम करना होता है। तो कैबिनेट जब सलाह देती है तब फिर उस पर मंजूरी दी जाती है। यहाँ मसला ये है कि 3 स्वतंत्र एक एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने सिद्धारमैया के खिलाफ शिकायत की। किसी एजेंसी में अभी कोई FIR दर्ज नहीं है। उस पर गवर्नर ने राय मांगी कैबिनेट की, कैबिनेट ने उसको मना कर दिया, कैबिनेट ने उसकी स्वीकृति नहीं दी। गवर्नर ने उसकी कैबिनेट की स्वीकृति को परे रखते हुए FIR के आदेश दे दिए, यानी कि अब FIR दर्ज होगी। अब सवाल यह है कि FIR दर्ज होगी तो FIR दर्ज कौन कराएगा,
कौन सी एजेंसी दर्ज कराएगी, अभी तो इस पे सारी चीज़ें आएंगी। जब गवर्नर का पूरा आदेश आएगा तब मालूम पड़ेगा किस एजेंसी को आदेश दर्ज करने के लिए कहा है। यानी कुल मिलाकर राज्यपाल जो है एक तरीके से, जो कि आरोप लगा रहे हैं सिद्धारमैया, राज्यपाल के जरिए कर्नाटक की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। और राज्यपालों की भूमिका को लेकर के पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे हैं। सिर्फ कर्नाटक का ये मसला नहीं है, इससे पहले हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके की सख्त टिप्पणी तमिलनाडु के गवर्नर और केरल के गवर्नर को लेकर के कर चुका है, और यहाँ तक कह चुका है कि आप लोग आग से खेल रहे हैं। बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल में जो सीबी आनंद बोस जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं, उनकी भूमिका को लेकर के काफ़ी चर्चा होती रही है, उस पर काफ़ी विवाद रहा है, वो भी संदेह के घेरे में है, विवादों के घेरे में है। इस तरीके से तमाम राज्यों में जहाँ भी विपक्ष की सरकारें हैं, वहाँ के राज्यपाल एक तरीके से कहा जाए वो विवादों के घेरे में है। वो भारतीय जनता पार्टी के इस्तेमाल किया है, जैसा कि इन्होंने सिद्धारमैया ने कठपुतली कहा है, तो ये कहीं ना कहीं बात बिल्कुल सही निकल कर आ रही है कि जो भी, जैसे कि आपने कहा अमलेंदु जी, बिल्कुल कि जितनी भी गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर राज्यपाल के जरिए से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। दिल्ली में भी यही देखते हैं, मनोज सिन्हा से बिल्कुल नहीं बनती दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार, दिल्ली में विभिन्न माफी चाहूंगी, माफी चाहूंगी जी, तो वहां पर नहीं बनती है, माफी चाहूंगी नाम के लिए दोबारा से, तो नहीं बनती है वहां पर भी सरकार की। कई बार जो है सरकार के आरोप रहते हैं कि भेजते हैं इधर से, वहां से कोई मंजूरी नहीं दी जाती है। कई बार ऐसे मुद्दे पहुंच चुके हैं, और अब कर्नाटक पर जो है इस तरह से निशाना साधा जा रहा है। अब कर्नाटक जो है निशाने पर आ गया है बीजेपी के, और वो ही चीज यहाँ निकल कर आ रही है। तो राकेश पाठक जी, एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगी कि ये जो सब चल रहा है, क्या इसमें इस बार यहाँ सफलता मिलने के आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी बहुत आसानी से तो सफलता नहीं मिलेगी जी, क्योंकि कर्नाटक में सिद्धारमैया अकेले नहीं, वहां पर दक्षिण की राजनीति के चाणक्य एक और सज्जन मौजूद है, डीके शिव कुमार जी। डीके शिव कुमार अंगद के पैर की तरह कर्नाटक में जमे हुए हैं। बीजेपी चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को हम याद दिलाते हैं, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से पहले डीके शिव कुमार को केंद्र सरकार ने, केंद्र के इशारे पर सरकारी एजेंसियों ने किस तरह प्रताड़ित किया था, उन्हें जेल भेजा गया था, उन्हें अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए भी इजाजत नहीं मिली थी। जो कुछ हो सकता था वो सब हुआ, लेकिन डीके शिव कुमार रुके नहीं। वे कितने कद्दावर नेता हैं वहां के, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के विधायकों को लेकर बेंगलोर पहुंचे थे, तब कांग्रेस ने उन्हीं को लगाया था फायर फाइटिंग को। बिल्कुल। यद्यपि वे उस वक्त सफल नहीं हुए और सरकार गिर गई कमलनाथ की, लेकिन अब तो वे सरकार में हैं, वे उप मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के। तो अकेले सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, इन दोनों की जोड़ी बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं है। इससे पार पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सवाल सिर्फ सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार का नहीं है, सवाल बहुमत का है। कांग्रेस के पास वहां जितना बहुमत है, उसे तोड़ने के लिए बीजेपी को लोहे के चने चबाना पड़ेगा। दल बदल कानून में जितने विधायक चाहिए उतने तोड़ना कर्नाटक में बहुत आसान नहीं होगा। बिल्कुल। सिर्फ सिद्धारमैया को मुकदमे में फंसाकर, उन्हें जेल भेजकर, उनके खिलाफ चार्जशीट अदालत में पेश करके काम नहीं चलेगा। आपको पर्याप्त संख्या में विधायक चाहिए हो। उतने विधायक बीजेपी अब स्थिति में नहीं है कि कर्नाटक में दल बदल करा ले। जी। तो उसकी एक वजह यह भी है कि अब दिल्ली में नरेंद्र मोदी अपनी सरकार नहीं चला रहे, अब वे गठबंधन की सरकार चला रहे। अब वे 303 के मुखिया नहीं है, 240 के मुखिया है। तो ये कमजोर सरकार है जो दूसरों के भरोसे पर टिकी हुई है, दूसरों के कंधे पर हाथ रखकर चल रहे हैं नरेंद्र मोदी। बिल्कुल। ऐसे में किसी राज्य को देखने को मिल रही है, बिल्कुल हर बार देखने को मिल रही है, हर मुद्दे पर देखने को। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता, जैसा कि आपने पूछा है, क्या वे सफल हो जाएंगे? जी। मुझे नहीं लगता कि वे सफल होंगे। ये कोशिश वे झारखंड में पहले भी कर चुके हैं। बिल्कुल। वहां उन्हें कामयाबी लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल। वहां कर चुके, हिमाचल प्रदेश में कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में जिन विधायकों को उन्होंने तोड़ा था, उनमें से आधे तो उपचुनाव में हार गए। वे तो कहीं के नहीं रहे, ना घर के ना घाट के, और सरकार आराम से सुक्खू की चल रही है, बहुमत के साथ चल रही है। अपना सर बाई इलेक्शन में भी जीत के आ गए, बाई इलेक्शन में बाकी सीटें जीत कर आ गए। तो अब इतना दल बदल तो बीजेपी हिमाचल में भी नहीं करा पाई। बिल्कुल। मैं समझता हूं कि इस बार कर्नाटक में
बीजेपी के लिए ऑपरेशन लोटस को कामयाब करवा पाना जी मुश्किल है। जी हर्षवर्धन। तो जैसा कि राकेश जी ने कहा कि मुश्किल है, अमलेंदु जी मैं आपके पास आना चाहूंगी अब कि मतलब एक और चीज बहुत अच्छी कही उन्होंने, राकेश जी ने, कि ईडी सीबीआई क्योंकि अब बहुत ज्यादा सवालों में घिरने लगी है, इसलिए ये अब एक नया पैंतरा जो लेकर आई है, जिससे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर भी ईडी सीबीआई बार बार आ रहा है। इस बार भी अभी जितने भी मामले हुए लगातार जो है ईडी हो या सीबीआई हो फटकार लगी रही है सुप्रीम कोर्ट से। तो ऐसे में ये नया तरीका यो निकाल कर आए हैं यहाँ पर जो है गवर्नर के जरिए से अब कहीं ना कहीं सरकार को गिराने की कोशिश है। तो क्या अब जो जैसा कि पहले भी कहा जाता था कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को एक साथ लाना कांग्रेस ने बहुत बड़ा काम किया, कहीं ना कहीं दोनों के बीच भी मतभेद थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाएं और डीके शिव कुमार से मतलब बीजेपी नजदीकी बढ़ा दे? क्या इस तरह का भी कुछ कर सकती है? क्या ऐसी संभावनाएं तलाश रही है, होगी क्या बीजेपी? नहीं, देखिए बीजेपी कई मोर्चों पे काम करती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन डीके शिव कुमार पे काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि डीके शिव कुमार एक तरीके से कहा जाए असली चाणक्य साबित हुए हैं। अमित शाह तो केंद्रीय एजेंसियों के बल पे चाणक्य समझे जाते हैं, ईडी और सीबीआई के दम पे चाणक्य समझे जाते हैं, और सरकार अगर मोदी जी की नहीं रहेगी तो वो चाणक्य कहाँ रहेंगे कोई नहीं कह सकता कि कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन डीके शिव कुमार वाकई चाणक्य साबित हुए हैं, और डीके शिव कुमार ने न केवल कर्नाटक में सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका की, बल्कि पड़ोसी राज्य तेलंगाना है, उस तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बनवाने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका डीके शिव कुमार की रही है। यानी दक्षिण में उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब हिमाचल प्रदेश में संकट आया और वहां सरकार अस्थिर हुई, तब डीके शिव कुमार को ही वहां भेजा गया था कांग्रेस की तरफ से। तो डीके शिव कुमार ने कांग्रेस की हिमाचल की सरकार भी बचाई, जो कि भारतीय जनता पार्टी निगलना चाहती थी। तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में तो सफल नहीं हो सकती, लेकिन जिस तरीके से उसने राज्यपाल के जरिए ये काम कराने की कोशिश की, और जो कि सिद्धारमैया का आरोप है कि कठपुतली हैं राज्यपाल, जाहिर सी बात है कि राज्यपाल कठपुतली तो होंगे ही, जब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी रहे हैं। थावर चंद गहलोत, मुझे ध्यान पड़ता है शायद महासचिव भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वो। तो अब वो संवैधानिक पद पे बैठ कर के भी, भाई जब आप ये देखिए कि जब उपराष्ट्रपति हमारे जो हैं वो वहाँ बैठकर राज्यसभा में किस तरीके से स्तुतिगान करते हैं, या हमारी राष्ट्रपति जी हैं वो किस तरीके से स्तुतिगान करती हैं अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में भी, और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला जाता है, तो गवर्नर है, जब इतने उच्च पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह की बात करते हैं, तो गवर्नर के जरिए ये जो कोशिश की जा रही है, ये कोशिश जो है वो देखना है कि ये कानूनी तौर पे कहाँ ठहरती है। चूंकि अभी इसमें कानूनी पेच हो, जैसा कि सिद्धारमैया कह रहे हैं कि वो इसका मुकदमा लड़ेंगे और जाएंगे अदालत में, जाएंगे कानूनी इसकी लीगल लड़ाई लड़ेंगे। तो अगर ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी जाते हैं, तो ये पहले उसमें ही सुनवाई में आदेश खारिज हो जाएगा, चूंकि कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है, नियमों का उल्लंघन है, नियमों का उल्लंघन है, और संविधान के, आप गवर्नर है तो संविधान के परे जाकर के आप कोई काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आपके पास जो अधिकार नहीं है, कोई व्यक्तिगत मतलब कोई व्यक्तिगत चिट्ठी जो है, हाँ जिम्मेदारी बनती है, कोई व्यक्तिगत आरोप है या कोई निजी व्यक्ति जो है वो जाकर के जाता है, तो उस पर गवर्नर एक्शन नहीं ले सकता है। या तो वो ईडी के सामने जाता है या कहीं और एजेंसी में जाता है, वहाँ कोई एफआईआर दर्ज होती, उसके बाद फिर वो एजेंसी आती है आपसे मांगने के लिए, या राज्य सरकार आपको सलाह देती, दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है, तो ये कानूनन रूप से तो उलझ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो एक कोशिश करने की जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है कि सरकार को अस्थिर किया जाए, वो कोशिशें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं, लेकिन ये कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। इसी तरीके से झारखंड में किया जा रहा है, वहाँ भी ये कोशिशें अभी परवान चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कल ही जब पत्रकारों ने उनसे, चंपई सोरेन से पूछा कि आप तो दिल्ली जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ आपके सामने हूँ, कौन जा रहा भाई आप जानिए, मुझे तो सूचना नहीं है इसकी। यानी कि जब वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी बातें कर रही है, वहाँ भी अभी वो सफल नहीं हो पाई है, और शायद नहीं हो पाई है। लेकर एक चीज ये भी कही जा सकती है कि बीजेपी पर एक और आरोप लगता है, वो आरोप यह है कि र्यूमर पॉलिटिक्स बहुत करती है, मतलब खुद ही हवा बना देती है कि ऐसा होने जा रहा है, इस तरह की चीजें खबरें चलवा दो जिससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो हो ही जाएंगे। तो इस तरह का भी शायद ऐसा तो नहीं है कि इस मामले में कुछ असर, जो चंपई सोरेन की यहाँ पर बात हुई है, इसलिए मैं ये सवाल यहाँ कर रही हूँ अमलेंदु जी आपसे। तो कर्नाटक को लेके अपडेट एक अमलेंदु जी ये है कि हम लोग डीके शिव कुमार की बात कर रहे हैं, अभी डीके शिव कुमार ने थोड़ी देर पहले ही ये ट्वीट किया है कि जो सिद्धारमैया के खिलाफ अनुमति थी राज्यपाल ने, वो इल्लीगल है, अवैधानिक है, गैर कानूनी। यानी अगर बीजेपी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच
कोई भेद डालना चाह रही हो, जी उनके बीच में कोई दूरी बढ़ाना चाह रही हो, तो शायद इस मामले में भी उसे सफलता नहीं मिली। बिल्कुल शिव बिल्कुल कुमार इस वक्त सिद्धारमैया के साथ खड़े हैं। जी जी। तो मतलब बहुत सही समय पर उन्होंने पहले ही संकेत दे दिए कि इधर तो आने की कोशिश भी मत करना, यहाँ से तो कुछ नहीं मिलने वाला। इस तरह के जो संकेत उन्होंने अपने जो ट्वीट से दे दिए हैं। तो वापस फिलहाल हम अपने सवाल पर आते हैं। ये अच्छी जानकारी आपने दी राकेश जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय में कांग्रेस को एकजुट होकर इस मामले को देखना पड़ेगा, और कर लेगी, क्योंकि जैसे कि झारखंड में बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस तरह से वहां मजबूती से डटी रही वहां की सरकार, किसी तरह से कोई टूट फूट नहीं हो चुकी। उसकी वजह से क्या हुआ कि बीजेपी को अपने पैर कहीं ना कहीं पीछे खींचने पड़े। हाँ, उसके बाद दूसरा तरीका निकाल लिया, सीएम को ही फंसा लिया, ये बात अलग है। वहीं आप देखिए महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं गठबंधन में दरार पड़ी, कहीं ना कहीं शिवसेना के अंदर दरार पड़ी, और शिवसेना में दरार का नतीजा वहां पर सरकार बन गई। तो इस तरह से कांग्रेस भी इसके लिए कहीं ना कहीं पहले से ही तैयार है कि इस मुद्दे को, ये जो तरीका जो अपना रही है बीजेपी से, डील कैसे करना है। शायद इसीलिए हो सकता है ये शिव कुमार जी का जो ये बयान आया है, वो शायद इसी तरफ इशारा करता है कि कांग्रेस पहले ही प्रिपेयर है। तो वहीं कांग्रेस पहले से प्रिपेयर है, और कांग्रेस को ये जानकारी पहले से थी कि कुछ ना कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये बात अभी नहीं आ रही है। जब ये मूडा का शुरू हुआ, और मूडा को लेकर जिस तरीके से कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी के विधायकों ने हंगामा किया, यहाँ दिल्ली में कर्नाटक के बीजेपी सांसदों ने संसद के अंदर प्रदर्शन किया, उससे ये बात सब साफ समझ में आ गई थी कि इसको आधार बनाकर बीजेपी कुछ करने जा रही है, और कुछ करेगी, और लगातार वहाँ की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही थी। 4 जून को जब लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए, और जब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सफलता मिलती दिखाई दी विधानसभा चुनाव के विपरीत जाकर, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वहाँ परिस्थितियां उसके शायद अनुकूल हो जाएंगी। उसी समय कांग्रेस को समझ में आ गया था कि ये वहाँ कुछ ना कुछ निश्चित तौर पर करेंगे, और वो भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस कानूनी तौर पर भी सजग है, और अपने विधायकों के साथ या पॉलिटिकल तौर पर उसके तौर पर भी सजग है। अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के अब तो उम्मीदवार हैं, अब तो तेलंगाना से वो राज्यसभा के और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील भी हैं, उनकी भी एक बाइट आई है। हम लोग उसको सुनवा सकते हैं तो उसको सुनवाएंगे भी, वो क्या कह रहे हैं कानूनी तौर पे, क्योंकि ये मसला जाएगा। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पे, क्योंकि गवर्नर ने जिस तरीके से संवैधानिक दायरे से बाहर जाते हुए FIR दर्ज कराने के आदेश दिए हैं, और DK शिव कुमार भी उसको कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है, इलीगल है। वो कह रहे हैं, सिद्धारमैया कह रहे हैं कि पूरी कैबिनेट मेरे साथ है, पूरे विधायक मेरे साथ हैं, तो ये किसी भी तरीके से लीगल नहीं है, इलीगल है। तो हम शायद सुन लेते हैं कि अभिषेक मनु सिंह भी इस पर क्या कह रहे हैं, फिर आगे चर्चा बढ़ाते हैं। जी। Issues, facets, and I only want to highlight 5-6 very quickly. It's most unfortunate. We have seen now the office of Speaker debased and devalued as far as the 10th schedule is concerned. Highly over-politicized. Much worse is happening now to the office of the Governor. Debased and devalued. You are having this disease, as far as governors are concerned, traveling from Tamil Nadu to Kerala, from Kerala to West Bengal, from West Bengal to so many states. Look at what has happened here. This is an elected government. It was elected recently. It was elected after obscene amounts of monies were spent by the ruling BJP to get their own government elected. Now you want to destabilize it by these means? Any complainant, anybody on the street comes and makes a complaint. How many times has the governor entertained such complaints? A friendly governor then gives consent, sanction, permission. Obviously, it is not the poor governor's fault. It is his master's voice dictating things. And HMV doesn't work in constitutional law. Most astonishingly, the governor is bound by the aid and advice and acts on the aid and advice of the cabinet of the state. This is as old as our Indian Republic, it is as old as our constitution, it is as old as Shamsher Singh's judgment, it is as old as Nabam Rebiya's judgment, there are any number. Now in this case, without the chief minister in any way being part of it, he was not even present in the meeting, he decided recusal. The cabinet gave a detailed reasoned order why the governor should deny sanction. That cabinet advice was given long ago. It is completely binding on the governor. It does not come under any exception of the constitution by which the governor can act on his own. But why is this governor doing it? Because just 2 or 3 complainants
make a complaint. Governors are not supposed to be acting like this. They have not acted like this earlier. And the question in the light of this cabinet decision becomes one of threshold jurisdiction. The question is not merits, whether you did this or I did this. Question is, can the governor act at all? And therefore it is threshold jurisdiction. It is unfortunately the dirty tricks department of ruling parties which encourages all this. It is happening in every sphere of life, and I think it's to be deprecated and condemned by all political parties together. तो जैसा कि हमने सुना, अभिषेक मनु सिंघवी बार बार यही कह रहे हैं कि जिस तरह से राज्यपाल इस मामले में दखलंदाजी दे रहे हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये उनका तरीका बिल्कुल गलत है। उन्होंने बार बार इस चीज़ को कहा। और जब कैबिनेट के पास ये जाना चाहिए था मुद्दा, ऐसे नहीं होता कि 2-3 लोगों ने कुछ कह दिया और आपने सीधा जांच के आदेश दे दिए। ये तरीका बिल्कुल गलत है, वो साफ साफ इस चीज़ को कह रहे हैं। तो आपके पास आऊँगी अमलेंदु जी में, क्या कुछ आपको लगता है जो ये अभी बयान आया अभिषेक मनु सिंघवी का, तो किस हद तक जो है कांग्रेस ने पूरी इस चीज़ को लेकर, जैसे कि हम इस पर चर्चा भी पहले ही कर रहे थे, कि प्लानिंग क्या हद तक कर चुकी होगी कांग्रेस इसको लेकर? देखिए, चूंकि अब ये कानूनी मसला है, राज्यपाल ने एफआईआर के आदेश दे दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब ये पॉलिटिकल मसले से तो नहीं सुलझ पाएगा। इसको सुलझाने के लिए अब कानून की शरण लेनी पड़ेगी। तो अभिषेक मनु सिंघवी जो बात कह रहे हैं वो कानूनी बात बता रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी कि कैबिनेट के सामने गया, गवर्नर ने मांगा सुझाव, कैबिनेट ने उसको अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट ने उसमें तर्क दिए कि किस आधार पे ये नहीं इस पर एफआईआर दर्ज कराई जा सकती या इनकी याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती, जो 3 कंप्लेनेंट्स हैं उनकी। लेकिन गवर्नर ने कैबिनेट की स्वीकृति, मतलब की जो संस्तुति थी, उसको नहीं माना और खुद उन्होंने इसकी जांच के उसके एफआईआर के आदेश दे दिए। गवर्नर कैबिनेट की सलाह पर चलता है, तो कैबिनेट की सलाह गवर्नर को माननी होगी और ये संवैधानिक उनकी बाध्यता है। तो गवर्नर ने संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर चूंकि काम किया है, तो इसलिए ये इल्लीगल है। यही बात अभिषेक मनु सिंघवी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कानून की भाषा में। डीके शिव कुमार जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं राजनीति की भाषा में, यानी कि दोनों राजनीति के तौर पर डीके शिव कुमार का बयान और कानून के तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी का बयान, दोनों ये बताते हैं कि गवर्नर ने बियॉन्ड द लाइन्स जाकर के, संवैधानिक दायरे से बाहर करके इस एफआईआर के आदेश दिए हैं, जो कि कानूनी तौर पर सही नहीं है और अदालत में ये मामला 1 सेकंड भी नहीं टिकेगा। और इसलिए कर्नाटक की सरकार को अस्थिर करने की जो कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही हैं, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो वो कोशिशें फिलहाल कामयाब होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही हैं। अंशिता जी, कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है, मतलब कर्नाटक में तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, और जैसा कि चंपई सोरेन ने भी कह दिया वहां पर कि मैं तो यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो राकेश जी, आप क्या कहेंगे इस पर कि ये जो र्यूमर पॉलिटिक्स जो बीजेपी करती है, कि हवा में खुद ही इस तरह की इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, अपने आप ही खबरें उड़वा देती है, इस पर क्या आप कहेंगे? क्या झारखंड में कुछ असर आएगा, पड़ेगा इसका? देखिए, मुझे नहीं लगता। पहले तो कर्नाटक की बात को थोड़ा सा यहाँ पर निष्कर्ष पर ले आए जी। ये लड़ाई राजनीतिक और कानूनी दोनों है, जैसा कि अमलेंदु जी कह रहे हैं जी। राजनीतिक मोर्चा अभिषेक मनु सिंघवी बता ही रहे हैं, उन्होंने संभाल लिया है। तो कानूनी मोर्चा, और उस कानूनी मोर्चे पर निश्चित तौर पर राज्यपाल का फैसला खारिज होगा, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने देश को जिस संघीय ढांचे में रचा था, उसमें सबके अपने अपने अधिकार अलग अलग स्पष्ट रूप से लिखे हुए। बिल्कुल। और ये केंद्र सरकार के इशारे पर जो हिट मास्टर्स वॉइस उन्होंने कहा सिंघवी ने, एचएमवी, तो इस वक्त राज्यपाल लोग ज्यादातर उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां एचएमवी बने हुए, और कर्नाटक में भी राज्यपाल ने यही किया है। तो मुझे लगता है एक लड़ाई तो कानूनी है, तो उसमें समय लग सकता है, सुप्रीम कोर्ट में एकदम तो 2-4 दिन में कोई फैसला होगा नहीं। दूसरी लड़ाई राजनीतिक, उसकी कमांड डीके शिव कुमार ने संभाल ली है। सिद्धारमैया तो खुद होंगे ही मोर्चे पे, क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी बचानी है, अपना राजनीतिक भविष्य बचाना है। लेकिन इन दोनों मोर्चों पर कांग्रेस अभी कमजोर पड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में शिबू सोरेन के सुपुत्र को, हेमंत सोरेन को, आदिवासी अस्मिता के सबसे बड़े प्रतीक हैं शिबू सोरेन, बिल्कुल, उनके सुपुत्र को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजकर पहले ही केंद्र सरकार, ईडी, सीबीआई, जो भी उसके औजार हैं, वे एक धतकर्म कर चुके हैं। आदिवासियों के बीच में वैसे ही गलत संदेश जा चुका है। अब अगर हिमंता विश्व शर्मा या शिवराज सिंह चौहान जो झारखंड के प्रभारी बनाए गए,
जी। ये वहां जाकर चंपई सोरेन का दल बदल कराने की कोशिश करते हैं। येन केन प्रकारेण इधर ले भी आते हैं तो इससे उल्टा नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। झारखंड का आदिवासी अच्छी तरह समझ रहा है कि केंद्र सरकार और बीजेपी कर क्या रहे। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता वहां भी उन्हें सफलता मिलेगी। अगर मिल भी गई तो वो फौरी सफलता होगी, सिर्फ तात्कालिक सफलता ही होगी। जब चुनाव होगा जनवरी 2025 में, ड्यू है झारखंड का चुनाव, 5 जनवरी 2025 को झारखंड की विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो उस चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल। इसलिए मुझे नहीं लगता कि झारखंड और कर्नाटक दोनों ही जगह बीजेपी कामयाब होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। जी। और इस चीज को चंपई सोरेन भी खुद समझ रहे हैं कि बीजेपी की तरफ जाने का कोई फायदा उन्हें नहीं मिलने वाला है, और शायद इसीलिए वो अभी से ये बात साफ करते भी चल रहे हैं, ये भी हम मान सकते हैं। तो अमलेंदु जो आपके पास आना चाहूंगी कि ये जो लगातार चल रहा है, दिल्ली के सीएम, फिर झारखंड के सीएम, अब कर्नाटक के सीएम, मतलब जहां जहां गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, जहां पर भी कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस के सहयोगियों की सरकार है, वापस हमने शुरुआत वहीं से की थी, इसलिए अपने इस सवाल पर वापस आ रही हूं। ये मतलब अब जब स्थिति कमजोर है बीजेपी की कहीं ना कहीं, क्योंकि केंद्र में अब एनडीए की सरकार है, इस बार मोदी सरकार नहीं है, जैसे कि राकेश जी ने कहा भी था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या ऐसा करके दोबारा से बीजेपी बस अपने आप को क्या मजबूत तो कहीं करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि वो जानती है अब केंद्र में उसकी स्थिति खराब है, इसलिए वो अपने काम पे दोबारा लग गई है? देखिए, असल में इसके पीछे कई एक कारण हैं। एक तो कारण ये भी है कि उनको संविधान बदलने की जो उनकी जिद है, और इसी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो जब तक अधिकांश राज्यों में उनकी सरकारें नहीं होंगी तब तक वो संविधान बदलने की सोच भी नहीं सकते हैं, चूँकि जिस तरीके से उनको लोकसभा चुनाव में झटका लगा है। तो इसलिए भी वो और राज्यों की सरकारें हथियाना चाहते हैं ताकि संविधान बदलने के काम में थोड़े से उनको मदद मिल सके। दूसरा ये है कि राज्यों में जो विपक्षी दल हैं उनकी कहीं सरकारें रहने ही मत दो, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो ख़राब हो जाए। अब हो ये रहा है अंशिता जी कि जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वो एक दूसरे को आर्थिक मदद भी कर रही हैं, वो राजनीतिक दल जिनकी जहाँ सरकारें नहीं हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मोर्चा तैयार हुआ है, इंडिया गठबंधन जिसको कहा जा रहा है, वो आपस में एक दूसरे को सिर्फ राजनीतिक मदद ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि जहाँ जिसको कोई आर्थिक संकट दिखाई पड़ता है तो वहाँ उसकी वो मदद भी की जाती है। आप देखिए कि कांग्रेस का जिस तरीके से सीज किए गए खाते लोकसभा चुनाव से पहले, वो सब क्या था? वो सब इसी एक प्रक्रिया का हिस्सा, कमजोर करने की कोशिश थी। तो वही उसी कोशिश के तहत ये सब किया जा रहा है ताकि सरकारें भी छीनी जाएं, विपक्ष के आर्थिक रास्ते हैं वो भी बंद किए जाएं, राजनीतिक दलों को के पास इतना पैसा ही नहीं हो पाए कि वो कोई कैंपेन चला सकें, और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी आसानी से संविधान को बदल सके। असली एजेंडा वो है, और उसके पीछे फिर ये सब जिसे ऑपरेशन लोटस कहा जा रहा है, ये सब चलाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मकसद यही है। अब देखना ये है कि इस मकसद में भारतीय जनता पार्टी कितना कामयाब होती है, कितना नहीं होती है, क्योंकि उसने कई राज्यों में अभी मुंह की खाई है इस मामले में, जैसे कि उसने झारखंड में खाई, अभी जब हेमंत सोरेन का मामला था उस समय उसने मुंह की खाई। आपने जो रूमर पॉलिटिक्स की बात की, उस समय निशिकांत दुबे थे, वो लगातार ट्वीट कर रहे थे कि 30 विधायक जो हैं वो बगावत कर गए हैं, कि 10 विधायक बगावत कर गए हैं। इस तरीके के ट्वीट लगातार उनकी तरफ से आ रहे थे। राज्यपाल को की तबीयत खराब हो गई थी, वो चंपई सोरेन को मिल नहीं रहे थे शपथ ग्रहण कराने के लिए, इस तरीके की चीज़ें भी हुई। तो ये रूमर पॉलिटिक्स जो है, तो अब यही रूमर पॉलिटिक्स चंपई सोरेन के लिए चलाई जा रही है कि उनके साथ इतने विधायक हैं वो तोड़ के। अरे भाई, आप वहाँ बाबूलाल मरांडी को जो पहले से लाए हुए बैठे हैं, और निशिकांत दुबे आपके इतने प्रखर नेता हैं, आप उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं पर्दे के पीछे से, तो चंपई सोरेन वहाँ की आत्महत्या करने के लिए जाएंगे? सही बात। तो ये जो मतलब एक साधारण समझ भी इस रूमर फैलाने वाले लोगों को नहीं है कि भाई हर आदमी अपना राजनीतिक कैरियर देखता है, जो भी राजनीतिक व्यक्ति है। चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में जाकर क्या करेंगे जब वहाँ पहले से निशिकांत दुबे और बाबूलाल मरांडी मौजूद हैं? रघुवर दास जो है वो चलिए भली है, अभी गवर्नर बन गए, लेकिन अगर सरकार बन जाएगी तो क्या वो गवर्नर का पद छोड़कर मुख्यमंत्री बनने के लिए फिर से नहीं आ जाएंगे? तो जब इतने सारे वहाँ पहले से मौजूद हैं तो चंपई सोरेन वहाँ क्या करने जाएंगे? तो ये अच्छा, और संभावनाएं क्या है? संभावना ये है कि इस समय साफ दिखाई पड़ रहा है कि इंडिया गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में सरकार बनाने की स्थिति में, अच्छे मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने की स्थिति में, तो ऐसे में क्यों जाएंगे? और ये प्रयास सिर्फ चंपई सोरेन के साथ नहीं, भारतीय जनता पार्टी कर चुकी। इससे पहले जब सीता सोरेन का इस्तीफा कराया गया, वो तो वही पुत्रवधू थी उनकी, शिबू सोरेन की। आपने शिबू सोरेन के घर में ही आपने सेंध लगाने की कोशिश की, और वो लगा भी ली आपने, लेकिन उसका भी आपको फायदा नहीं हुआ। तो चंपई सोरेन
के साथ जाकर अगर आप चंपई सोरेन का राजनीतिक कैरियर समाप्त करना चाहते हैं तो वो एक अलग मसला है। तो आप ये क्यों समझ रहे हैं कि चंपई सोरेन जो कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं, जिनका एक अपना लंबा राजनीतिक अनुभव है, अच्छे से उन्होंने सरकार चलाई और ये कह के सरकार चलाई कि मेरी सरकार हेमंत बाबू के सारे सपनों को साकार करेगी, जो भी योजनाएं हेमंत बाबू ने चलाई हैं उन सबको हम चलाएंगे और हेमंत बाबू का कोई भी सपना अधूरा नहीं छूटेगा। और जब कहा गया उनसे कि आप अब हेमंत सोरेन की बारी है तो तुरंत वापस हो गए। तो यानी अगर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से उठापटक मची हुई है। भाई आप जो अखिलेश यादव ने जो लोकसभा में तंज किया कि जिन्होंने आपको हराया आप उनको हटा नहीं पा रहे हैं और नमस्ते नहीं हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्थितियां हैं। और आप सबक ले लीजिए झारखंड प्रदेश की बात कीजिए ना, केशव प्रसाद मौर्य लगातार दिल्ली के चक्कर ही लगाए जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव ने जो इशारा किया था वो इशारा यही था कि योगी आदित्यनाथ ने आपको हरवाया और आप उनको नहीं हटा पा रहे हैं और नमस्ते नहीं हो रही है, ये कहा उन्होंने। तो आप सबक लीजिए चंपई सोरेन से, तो वो तो आप सबक लेने को तैयार नहीं है। आप बात सरकार ने ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जो सब कर रही है पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। और लेकिन समस्या ये है कि अभी भी 4 जून 2024 के परिणामों से भारतीय जनता पार्टी कोई सबक लेने को तैयार नहीं है, पुराने ढर्रे पर चलना चाहती है, ये जानते बूझते हुए कि ये लंगड़ी बैसाखी पे टिकी हुई सरकार है। उसके बावजूद अगर ये इस तरीके की गतिविधियां जारी रखना चाहते हैं तो इनके इरादे ठीक मालूम नहीं पड़ते हैं। अंशिता जी, यानी इसका नुकसान तो फिर केंद्र में भी हो सकता है अगर इस तरह की चीज़ें अगर इसी तरह रहीं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो इंडिया के घटक दल हैं वो अब उन लोगों के साथ भी संबंध अच्छे करने की कोशिश करेंगे जो सहयोगी हैं एनडीए के। कहीं ना कहीं ये होना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल को अगला नंबर उधर भी हो जाए, क्योंकि सबसे पहले अपने सहयोगियों पर प्रहार करती है बीजेपी। ये भी हम देखते रहे, शिवसेना सहयोगी थी, बिल्कुल शिवसेना सहयोगी थी। और देखिए जो वक्फ बोर्ड के मसले पे जो बिल लाया गया उसमें जिस तरीके से जेडीयू के मंत्री ललन सिंह हैं उन्होंने सदन में खड़े होकर, लोकसभा में खड़े होकर उस बिल का समर्थन किया। और उसके बाद जनता दल यू के अंदर की पॉलिटिक्स जिस तरीके से चल रही है, ललन सिंह जिस तरीके से जनता दल यू के नेताओं के निशाने पर हैं, उससे साफ समझा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों पर ही काम करना शुरू कर दिया है। तो ये एक खतरे की घंटी जो है उन सहयोगियों के लिए भी है। और हमको याद है कि 2019 में इसी भारतीय जनता पार्टी ने टीडीपी के 4 राज्यसभा सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया था। तो यानी कि वो बख्शती किसी को नहीं है, तो बख्शेगी वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी नहीं है। तो इंडिया गठबंधन अब उनके संपर्क में है या नहीं है हम नहीं जानते। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन अभी इस पे काम नहीं कर रहा है कि ये सरकार गिराई जानी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये सरकार अपने अंतर विरोधों से गिरे। या तो मोदी जी खुद गिराएं, खुद जाए मध्यावधि चुनाव की घोषणा करने के लिए, या फिर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार गिराएं। इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति पर काम कर रही है अंशिता जी, वो रणनीति ये है कि मध्यावधि चुनाव की परिस्थितियां पैदा होंगी और वो परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी खुद पैदा करेगी। उसके सहयोगी उससे समर्थन वापस लेंगे या जो भी होगा वो देखा जाएगा ये क्या होता है, लेकिन ये परिस्थितियां खुद वो तैयार करेंगे। और ये घटनाएं जो झारखंड और कर्नाटक में हो रही हैं, ये एक तरीके से अलार्म बेल है जनता दल यू और टीडीपी के लिए कि आप सतर्क हो जाइए। चिराग पासवान के लिए भी ये एक घंटी है सतर्क होने की। जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि हो सकता है आगे ऐसा ही कुछ हो जाए। लेकिन एक सवाल कर्नाटक का जो मामला है उसको लेकर मेरे जहन में है, तो मैं सवाल पूछना चाहूँगी राकेश जी आपसे कि जैसे जो ये कहा जा रहा है, बार बार कांग्रेस भी ये कह रही है और ये आ रहा है निकल कर कि कैबिनेट की मंजूरी के बिना जो ये राज्यपाल ने आदेश दिया है ये सीधा सीधा उल्लंघन है नियमों का। जिस पद पर वो बैठे हैं उन्हें तो नियमों का ध्यान रखवाना चाहिए, उसके उलट जाकर वो खुद नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस बात की जानकारी तो खुद बीजेपी को भी होगी कि वो इस मुद्दे के साथ अगर आगे बढ़ेगी और मामला कोर्ट में जाएगा तो वो वहीं गिर जाएगा। तो ऐसे में फिर क्या उसके पीछे की राजनीति हो सकती है इस मुद्दे को लाने की? देखिए, फिलहाल तो यही देखना होगा कि राज्यपाल ने जो अनुमति दी है जी वो कितनी देर अदालत में कायम रह पाती है, क्या स्टैंड लेगी सरकार, राज्यपाल की तरफ से जो सरकारी वकील खड़े होंगे वे क्या तर्क देते हैं। लेकिन जो कानूनी प्रावधान है उसके हिसाब से तो कैबिनेट की बिना सहमति के राज्यपाल ये अनुमति नहीं दे सकते। उसके बाद बीजेपी क्या करेगी ये देखना होगा। लेकिन जो राजभवनों से राजनीति कर रही है बीजेपी, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड, हर जगह राज्यपाल दिल्ली के इशारे पर कठपुतली, जो कठपुतली कहा गया है, अमरेंद्र जी ने याद दिलाया, सिद्धारामैया ने खुद कठपुतली कहा है। तो ये जो कठपुतली राज्यपाल काम कर रहे हैं,
इनकी भूमिका भी देश के सामने आ जाए। यद्यपि आ चुकी है, सबको पता है कि राज्यपाल गैर भाजपा शासित राज्यों में क्या कर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता है वे, तो यही वे कर्नाटक में करने जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के अंदर तस्वीर साफ होगी और बीजेपी को इसमें मात खानी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पर चर्चा की हमने, और जो निकल कर आ रहा है सबसे पहले आपने भी कहा, जैसे कि राकेश जी और अमलेंदु जी आपने भी कहा, और निकल कर यही आ रहा है कि भले ही बीजेपी कोशिश में तो लगी हुई है, लेकिन इस मुद्दे को वो सुप्रीम कोर्ट से आगे भी नहीं ले जा पाएगी। सुप्रीम कोर्ट पहले ही, जो मुझे लगता है पहली हियरिंग में शायद कह देगा कि ये मामला तो चल ही नहीं सकता। तो इस तरह की स्थितियां हैं, लेकिन हो सकता है बीजेपी ने कुछ प्लान बी भी बना रखा हो सकता है बीजेपी का इसके पीछे कुछ और मकसद हो, तो वो तो समय के साथ रहते निकल आ ही जाएगा। और लेकिन ये भी आप लोगों ने जैसा कहा कि कांग्रेस इसके लिए पहले से तैयार है, और उसका इशारा जो है सिद्धारमैया के बयान से साफ हो गया है, और डीके शिव कुमार का जो बयान आया है उससे भी साफ हो गया है, और कानूनी दावपेच के लिए मनु सिंघवी ने जो दलील जो दी है उन्होंने, उससे भी साफ है कि कानूनी तौर पर भी जो है कर्नाटक सरकार की स्थिति जो है मजबूत है। तो ऐसे में ये निकल कर आ रहा है कि अभी जो स्थिति है वो बीजेपी के पक्ष में कहीं भी निकल कर नहीं आ रही है। साफ है कि ये यहाँ पर कर्नाटक में तो इसका फायदा नहीं मिलता दिख रहा है, वहीं झारखंड में जो कोशिश कर रही है बीजेपी, उसका नुकसान शायद उससे झारखंड के चुनाव में, जो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने में है, क्योंकि अभी उसकी शायद इलेक्शन की घोषणा हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी बीजेपी ने 2 राज्यों को जैसे कि रोक लिया, महाराष्ट्र और झारखंड। इसलिए भी जानकार इस तरह की बातें कह रहे हैं कि वहां पर अभी कुछ तरीकों में लगी हुई है, कुछ उठापुटक करने की कोशिश कर रही है वहां पर, क्योंकि समझ रही है बीजेपी की वहां स्थिति उसकी काफी ज्यादा जो है कमजोर है। तो ऐसे में यहाँ हमने आज नजर और नजरिया में इस बड़े मुद्दे पर चर्चा की कि कैसे बीजेपी गैर बीजेपी शासित राज्यों को अपने कंट्रोल में चलाती है, कैसे राज्यपालों को अपने कठपुतली बनाकर इस्तेमाल करती है, ईडी सीबीआई के अलावा अब कैसे वो राज्यपालों का जो है इस्तेमाल कर रही है। इस पर हमने यहाँ चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमलेंदु जी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी दर्शकों का जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहे और हमने ये जानकारी आपको दी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।